देखिए आज की थ्योरम 3.4 एक फील्ड की उचित गुणजावली नहीं होती। ये मैंने आपको उचित का मतलब बताया था क्या होता है उचित और विषम। देखो किसी फील्ड की कोई गुणजावली है, वो उसको क्या नाम दिया अपन ने, उचित। तो हमें पता है देखो गुणजावली क्या होती है, फील्ड से हमेशा छोटी होती है यानी सबसेट होती है। तो वो सबसेट यानी गुणजावली इससे छोटी भी हो सकती है या फिर इसके बराबर भी हो सकती है, लेकिन गुणजावली कभी भी इससे बड़ी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो गुणजावली होती है वो इसी का सेट होती है, तो इससे बड़ी कैसे हो सकती है। ठीक है, तो गुणजावली जब तक इससे छोटी रहेगी, मतलब ये वाला निशान, ठीक है, तब तक हम इस गुणजावली को क्या कहेंगे, उचित। और जब गुणजावली इसके बराबर हो जाएगी, यानी ऐसी कोई गुणजावली हमें मिल गई जो इस फील्ड के ही बराबर है, तो अपन इसके बराबर का निशान यूज़ करते हैं, तो बराबर हो गई, तब इसे हम क्या कह देंगे, विषम गुणजावली। तो अब देखिए हमें क्या दिखाना है, एक फील्ड है और उसकी कोई उचित गुणजावली नहीं होती, यानी इससे कोई भी छोटी गुणजावली नहीं होती, सारी जो भी गुणजावली मिलेगी वो इसके बराबर मिलेगी, ऐसा हमें दिखाना है। तो अब देखो एक फील्ड ले लेते हैं अपन। माना एफ एक फील्ड है तथा इसने बोला है कि इसकी कोई भी उचित नहीं है, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, इसकी एक उचित है। ठीक है, तथा आई इसकी एक उचित गुणजावली है। आई इसकी एक उचित गुणजावली है। गुणजावली होती है वो हमेशा इससे या तो छोटी होती है, मतलब सबसेट होती है, या फिर इसकी इक्वल सबसेट होती है, मतलब ठीक है, कुछ सबसेट ऐसे होते हैं जो जिसका अपन सबसेट निकाल रहे हैं उसी के बराबर होते हैं कुछ सेट। ठीक है, मतलब ये खुद भी तो खुद का सबसेट होता है, तो बस वही बात है कि या तो आई इससे छोटा होगा या फिर इसके बराबर होगा। अब आई में से मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ ए। अब ए अगर आई के अंदर है और आई इसका सबसेट है, तो देखो इसमें अगर ए होता है ना तो वो इसमें भी मिलता है। ठीक है, ए किस में मिल गया, एफ में। अब एफ क्या है, एफ तो फील्ड है, एफ क्या है, फील्ड। और जो फील्ड होते हैं उनमें जो एलिमेंट होता है उसका इन्वर्स भी पाया जाता है। ठीक है, अब एक समवर्त नियम भी होता है। इस नियम का क्या क्या होता है, इस नियम में कि किसी एफ के मतलब किसी सेट के दो एलिमेंट ले लिए, एक तो ए हो गया, एक ए इनवर्स। अब इनमें आप कोई संक्रिया करते हो तो वो संक्रिया वापस इसी में आती है, तो ए इनवर्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। एक सेकेंड, यहाँ सामर्थ्य नियम की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया कि ए इनवर्स एफ में होगा। अब देखिए आई क्या है हमारे पास, फील्ड है। आई क्या है हमारे पास, गुणजावली है। आई गुणजावली है। आई गुणजावली है, तब जो अपन निकालते हैं ना आर ए या फिर ए आर, वापस किस में आना चाहिए, आई में आना चाहिए। यहाँ पे जो ए इनवर्स है ये, अच्छा ये आर किस में से आता है, आई जिसकी गुणजावली होती है उसको उसमें से आर लिया जाता है। तो यहाँ पे आई किसकी गुणजावली, एफ की, तो एफ में से आर लिया जाएगा, तो एफ में ए इनवर्स है, तो इसको मैं आर मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसको कट कर दिया मैंने। तो आर की जगह क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, और ए तो ए है ही, ये वापस किस में आना चाहिए, आई में। तो ए इनवर्स का मतलब क्या हो गया, 1। ठीक है,
तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो 1 है वो किस में है, आई में है। अब ये 1 आगे काम आएगा हमारे। अब देखिए, अब मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ एफ में से, और एक एलिमेंट मेरे पास है ही यहाँ पर 1 जो कि आई में। तो आई गुणजावली है, वापस मैं इसका यूज कर रहा हूँ, आई गुणजावली है। तो इन दोनों, ये तो आर हो गया, ये ए हो गया एक तरीके से सिंबल में, ठीक है। इसमें से लेते हैं उसको अपन आर कह देते हैं, इसमें से जो एलिमेंट लेते हैं उसको ए कह देते हैं। तो आर इंटू ए वापस किस में आना चाहिए, आई में। तो इन दोनों का गुणा करो, वापस किस में आ जाएगा, आई में। तो एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स किस में आ गया, आई में। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भी आप एलिमेंट एफ में लेते हो वो कहाँ मिलते जाएंगे, आई में मिलते जाएंगे। तो जब एफ के सभी एलिमेंट आई में मिलते जाएं, जब एफ के सभी एलिमेंट आई में मिलते जाएं, तो इसका मतलब एफ इसका सबसेट है, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने लिखा था, स्टार्टिंग में ये लिखा था 1 नंबर। सबसेट में कंडीशन ये होती है कि या तो इसका इससे छोटा है या फिर इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। समीकरण एक में, मतलब एक में हमने ये लिखा था कि आई इसका सबसेट है। तो जब ये इसका सबसेट हो और ये इसका सबसेट हो, मतलब एक दूसरे के सबसेट हो दोनों, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों बराबर है, कोई किसी का सबसेट नहीं है। आई और एफ बराबर है। अब स्टार्टिंग में हमने ये बोला था कि जो एफ है उसकी कोई भी उचित गुणजावली नहीं है, फिर भी हमने उसको गलत मानते हुए एक बार ट्राई किया और आई को उचित गुणजावली मान लिया। उचित गुणजावली हमेशा क्या होती है, एफ से बराबर नहीं होती है, एफ के छोटी होती है, ठीक है, एफ से छोटी होती है। तो यहाँ पे हमें यह समझ में आ रहा है, बराबर का निशान आ गया, इसका मतलब जो उचित गुणजावली हमने मानी थी वो इसके बराबर है, और जब बराबर होती है उसे विषम गुणजावली कहा जाता है। इसका मतलब जो भी गुणजावली हम मानेंगे, उचित तो मानेंगे, लेकिन वो आगे जाके क्या निकलेगी, विषम गुणजावली। अतः हम कह सकते हैं कि एफ की कोई भी उचित गुणजावली है ही नहीं। एफ मतलब फील्ड, फील्ड की कोई भी उचित गुणजावली नहीं होती, ठीक है। अब देखिए मुख्य गुणजावली क्या होती है। एक डेफिनेशन है, यानी किसी गुणजावली को अपन मुख्य गुणजावली कब कहेंगे, उसकी क्या कंडीशन होगी। तो किसी वल्य आर की, किसी वल्य आर की कोई गुणजावली आई मुख्य गुणजावली कहलाएगी। मुख्य मुख्य गुणजावली कहलाएगी यदि, यदि ये आई स्वयं के, यानी इसका खुद का कोई अवयव होना चाहिए, स्वयं के अवयव ये जो आई है ये स्वयं के अवयव से जनित हो। जनित मतलब इसका कोई अवयव हो, उसी से इसके सभी अवयव बन जाते हो, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल देखिए, इससे आपके ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे जो 3z है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस क्रॉस और r की जगह मैं लिख देता हूँ z प्लस क्रॉस की मुख्य गुणजावली है।
को अपन किस आर में जो सेट है, मतलब जो रिंग है उसमें जो सेट है वो क्या है, इंटीजर सेट। तो अगर मैं इसको लिखूं 0 +1 +2 +3 और इधर की तरफ लिखूं -1 -2 -3, और जो आई सेट है हमारे पास उसको हम लिखें 0। तो जो इंटीजर है उसे 3 से गुणा करके लिखना है, तो इस पूरे सेट को 3 से गुणा करके लिख दो। इधर वालों को भी 3 से गुणा करके लिख दो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आर है, ये हमारे पास आई है। अब देखिए यहाँ पे आई गुणजावली भी है और साथ में आई मुख्य गुणजावली भी है। गुणजावली होने के साथ साथ कौन सी गुणजावली है, मुख्य गुणजावली है। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि गुणजावली आई गुणजावली है या नहीं है। ठीक है, गुणजावली का सबसे पहला नियम क्या है कि जो जिसको आप गुणजावली चेक कर रहे हो वो मुख्य जो सेट है यानी वल्य है उसका सबसेट होना चाहिए। तो आई इसका सबसेट होना चाहिए। तो आई के सभी एलिमेंट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आई के सभी एलिमेंट इसमें अवेलेबल होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए। तो देखिए 0 से शुरुआत करते हैं, क्या 0 इसमें है, बिल्कुल है। 3 से शुरुआत करते हैं, 3 इसमें है। फिर ऐसे इसमें 4 5 6 यानी 6 भी इसमें, फिर 7 8 9 9 भी इसमें। तो सारे इधर के सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएंगे। वैसे ही सारे नेगेटिव भी देखो इसमें मिल जाएंगे और यहाँ पे से -9 मिल जाएगा। तो आई आर का सबसेट है पहली बात तो। अब इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, आई के दो एलिमेंट लेते हैं। आई के दो एलिमेंट लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए, जैसे मान लो 6 और -3। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो वापस आई में बिलोंग करना चाहिए। तो 6 और -3 का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 9, और 9 देखिए वापस आई में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात इसमें क्या चेक करते थे हम कि एक एलिमेंट आर का लेते थे, एक एलिमेंट आई का लेते थे। तो एक एलिमेंट आर का ले लो, कोई सा भी एलिमेंट ले लो, -1 ले लिया। ठीक है, एक एलिमेंट इसका लेते थे, सपोज कीजिए मान लो -9 ले लिया मैंने। तो दोनों का जो मल्टीपल है यानी क्या हो जाएगा, +1 +9, वो वापस आई में आना चाहिए। तो +9 वापस आई में आ रहा है, ये भी क्लियर है। तो ऐसा आप कोई भी एलिमेंट बदल बदल के चेक करोगे तो सारे वो जो भी कंडीशन बताई वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ तक हमें ये तो समझ में आ रहा है कि आई गुणजावली तो है। अब आई मुख्य गुणजावली है या नहीं है, उसके लिए क्या बोला हमने कि आई मुख्य गुणजावली कहलाएगी यदि आई है ना स्वयं के किसी एक अवयव से जनित हो जाए। ठीक है, स्वयं के ही अवयव से जनित हो जाए। अब जनित होने का मतलब क्या है, ये जो आई है ये स्वयं के एक अवयव से जनित हो जाए। तो देखिए मैंने अगर 3 लेता हूँ तो 3 में प्लस संक्रिया करता जाऊंगा मैं। ठीक है, 3 में प्लस संक्रिया करता जाऊंगा, 3 में 3 जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा, 6 में वापस 3 जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा, 9 में वापस 3 जोड़ूंगा, मतलब 3 की बार बार पर संक्रिया करता जाऊंगा तो आगे से आगे एलिमेंट मिलते जाएंगे। ठीक है, और 3 की अगर बैकवर्ड संक्रिया करूँ, मतलब बैकवर्ड संक्रिया का ये मतलब हो गया कि जैसे अपन इधर ऐड कर रहे हैं तो इधर माइनस कर दो। ठीक है, तो 3 - 3 यानी 0, फिर -3 वापस -3 तो -3 आ जाएगा, फिर वापस -3 करेंगे तो -6। मतलब किस से जनित हो रहा है ये, सिर्फ 3 से जनित हो रही है पूरी टेबल। ठीक है, तो अगर आई अपने ही किसी एक अवयव से जनित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, इस गुणजावली को हम क्या कहते हैं, मुख्य गुणजावली कह देते हैं। ठीक है, तो अतः आई यहाँ पर क्या है, मुख्य गुणजावली है। इसको अपन इस प्रकार डिनोट करते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर, यानी आई किससे जनित हो रहा है, 3 से, तो 3 को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है,
तो ये इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि यह मुख्य गुणजावली है।